हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 के अंदर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लॉज। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लूप रूल के जरिए भी जानते हैं। तो ये जो किरचॉफ्स लॉज है, यानी कि ये जो लूप रूल है, ये बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 100% जो है सीबीएसई के अंदर एक 3 मार्क्स का जो है वो न्यूमेरिकल आपको आएगा ही आएगा, और वो लूप रूल के ऊपर सॉल्व करने के लिए आएगा। जैसा कि हम यहाँ पे इसको एक कोशिश किए हैं कि इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएं, क्योंकि बोर्ड में एक न्यूमेरिकल ही आएगा 100% सीबीएसई में इस लूप रूल के ऊपर, दैट मींस किरचॉफ्स लॉज के ऊपर जो है वो एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल के जरिए आज के लेक्चर में आपको समझाने का कोशिश किया है कि लूप रूल के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसका हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बताएंगे, जिसके जरिए आप इजीली क्विक, बहुत ही आसान तरीके से आप लूप रूल के ऊपर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हो, किरचॉफ्स लॉ 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग कहते हैं केसीएल और दूसरे को कहते हैं केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक जंक्शन ले लिया। अब जंक्शन के अक्रॉस आप यहां पे देख सकते हैं I1 करंट क्या है, इनपुट, यानी कि जंक्शन के अक्रॉस ये I1 क्या किया, इन किया, और ये I2 क्या हो गया, एग्जिट हो गया। और यहां पे देखिए I3 भी करंट जंक्शन के अक्रॉस क्या कर रहा है, जंक्शन के ये जो नोड है इसके अक्रॉस एंटर कर रहा है, और I4 क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। यानी कि किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है, यानी कि केसीएल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल, ये किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन के अक्रॉस जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। दैट मींस बहुत ही सिंपल है, आपके अकाउंट में जितने पैसे रहेंगे आप उतना ही विथड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल, जंक्शन के अक्रॉस जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, इनपुट करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट करंट। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस जंक्शन के अक्रॉस कौन सा करंट है जो एंटर कर रहा है, यानी कि इनपुट के रूप में कौन सा करंट है, तो I1 और I3। तो इसलिए हमने इनपुट करंट की जगह क्या लिख दिया हूं, I1 प्लस I3, और आउटपुट हमारे पास क्या हो गया, I2 और I4। यानी कि इनपुट करंट इज मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट करंट, यानी कि जंक्शन के अक्रॉस एक तरह से देखा जाए तो टोटल करंट का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा। अगर आप एक तरह से देखा जाए तो इनपुट और आउटपुट टोटल का अगर आप सम निकालते हो तो रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप यहीं पे देख सकते हो, जैसे हम इसको ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे I1 प्लस I3 है, इधर लाएंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, I2 प्लस I4, कहीं ना कहीं सम ऑफ ऑल द करंट अक्रॉस द जंक्शन रिमेंस कांस्टेंट। यही हमारा किरचॉफ्स का करंट लॉ कहता है। दूसरा लॉ है हमारे पास केवीएल, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी अगर आपने क्लोज लूप लिया, आप यहां पे देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास देखिए ABCDEFA, ये पूरा का पूरा एक लूप बन गया, एक क्लोज लूप। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन के अक्रॉस अगर टोटल करंट का सम देखा जाए तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। और केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस या क्लोज नेटवर्क के अक्रॉस, क्लोज सर्किट के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेरी सिंपल। अब इस चीज को प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, जब आप लूप रूल के ऊपर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो वहां पे कुछ साइन कन्वेंशन है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, हम आपको ज्यादा साइन कन्वेंशन यहाँ पे बताएंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे सारी चीज को न्यूमेरिकल में ही आपको समझाने के लिए, लेकिन बस केवल एक साइन कन्वेंशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने बता रखा हूं कि किसी भी सेल के क्रॉस, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो ये एक स्पेशल काइंड का फोर्स होता है किसी भी सर्किट के क्रॉस। जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल करंट को पास कराओगे तो उसके लिए जो स्पेशल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, उसी फोर्स को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी यहां पे सेल है, अब अगर मैं करंट को प्लस से माइनस भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ तो एक स्पेशल फोर्स है जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के लिए होता है। लेकिन अगर मैं किसी सेल के अंदर प्लस से माइनस, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट को पास कराऊंगा तो उस केस में जो ईएमएफ का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वहीं पे सेल पे अगर माइनस से प्लस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को पास कराएंगे तो उसके लिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल
करंट फ्लो होगा तो उस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट को अगर हम पास कराएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। बस केवल इस चीज को ध्यान में रखना कि सेल के अंदर माइनस से प्लस के क्रॉस अगर करंट पास करता हुआ नजर आएगा तो उस केस में ईएमएफ का वैल्यू यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर प्लस से माइनस है तो उस केस में ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और रेसिस्टेंस के क्रॉस बहुत ही सिंपल है, अगर जो हमारा देखिए अभी मैं आपको इसका टेक्निक बताता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लूप रूल के ऊपर हम क्वेश्चन को कैसे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉज इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द बिलो फिगर कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3। यानी कि ये जो हमारे पास नेटवर्क दिया गया है, ये जो एक क्लोज लूप दिया गया है, इसके अक्रॉस हमें I1 I2 और I3 का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी नेटवर्क अगर दिया हो तो सबसे पहले वहां पे आपको क्या करना है, लूप रूल को अप्लाई करना है। तो किरचॉफ्स लॉ को जब आप अप्लाई करोगे तो दो है, सबसे पहले आप केसीएल के बारे में सोचो, उसके बाद आप केवीएल अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम किसको अप्लाई करेंगे, केसीएल। तो आप इस नेटवर्क को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहां पे केसीएल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई जरूर नहीं कि हर लूप के अंदर केसीएल अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको यहां पे डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर। तो यहां पे जो ये नेटवर्क दिया गया है, ये जो सर्किट दिया गया है, इसमें हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कुछ एरो दिखा गया, यहां पे देखो करंट I1 ऊपर की तरफ जा रहा है और I2 भी ऊपर की तरफ जा रहा है और I3 नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं I1 और I2 को इनपुट करंट मान ले तो उस केस में I3 हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि I3 को हमने इनपुट मान लिया तो I1 और I2 क्या हो जाएगा, आउटपुट। यानी कि अगर जो करंट एक डायरेक्शन में जाएगा उसको अगर मैं इनपुट मान लूं तो दूसरे डायरेक्शन में जो करंट जाएगा उसको क्या मान सकता हूं मैं, आउटपुट। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू केसीएल। केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनपुट करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट। सपोज कीजिए I1 और I2 दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर मैं इसको इनपुट मान लूं तो उस केस में I3 मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज केसीएल तो हो गया, अब मुझे क्या अप्लाई करना है, केवीएल। तो केवीएल जब भी अप्लाई होगा तो क्लोज लूप के क्रॉस होगा। तो सबसे पहले यहां पे लूप को आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहां पे दो एरो दिया गया है, ये दो क्या दिया गया है, एरो दिया गया है। तो मान लेते हैं एक लूप हम किसको मान लेते हैं, ABEFA, क्योंकि क्लोज है तो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे जाके खत्म होगा। तो एक लूप हमने मान लिया ABEFA। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केवीएल for the closed loop ABEFA, यानी कि जो आपके पास क्लोज लूप है ये क्या बन गया, ABEFA। और यहां पे देखिए डायरेक्शन दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल, काम आपका आसान हो गया। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है लूप के क्रॉस तो उसी के क्रॉस हमें करंट का डायरेक्शन लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, किसी नेटवर्क में लूप का डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। जहां पे डायरेक्शन दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग लेना है, जहां पे नहीं दिया है तो अपने मन से आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, आइदर क्लॉकवाइज मानिए या एंटी क्लॉकवाइज मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें किस डायरेक्शन में दिखाया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया गया है। तो हम इस अगर डायरेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है, नहीं है तो अपने मन से डायरेक्शन को आप ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे तो फिलहाल दे रखा है तो हमारा काम आसान है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लूप ABEFA है इसके क्रॉस हमें क्या करना है, केवीएल को अप्लाई करना है, क्योंकि क्लोज लूप है। देखिए केवीएल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज लूप रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑटोमेटिकली देखिए सबसे पहले जो ये डायरेक्शन गया, अब इस एरो को ध्यान से देखना, ये एरो कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं सेल के अंदर देखा जाए तो सेल के अंदर जो डायरेक्शन है, एरो को ध्यान से देखिए, तो ये सेल के अंदर करंट किधर से किधर जा रहा है, माइनस से प्लस। और आप ऑलरेडी जानते हो किसी भी सेल के अंदर अगर नेगेटिव से यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल माइनस से प्लस की तरफ करंट जाता हुआ नजर आएगा तो जो हमारा ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लोअर से हायर जा रहा है। तो यहां पे बहुत ही इजीली हम क्या लिख सकते हैं, 12, यानी कि पोटेंशियल हमारे पास कितना हो गया, 12 वोल्ट इज इक्वल टू V बराबर IR होता है हमारे पास। अब देखिए
ये जो रेसिस्टेंस दे रखा है, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस देखिए डायरेक्शन हमारा क्या है, नीचे से ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये एरो का डायरेक्शन है, जो हमारा ये जो डायरेक्शन दिखाया गया, उसी डायरेक्शन में रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट जा रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जाएगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान के चलिए लूप का डायरेक्शन, करंट लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन इस रेसिस्टेंस का अगर करंट उल्टा जाएगा तो उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो भी लूप का डायरेक्शन होगा, अगर रेसिस्टेंस के क्रॉस भी करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो भी लूप का डायरेक्शन है, अगर उसका अपोजिट करंट जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, आप इस रेसिस्टेंस के क्रॉस देखिए, ये लूप का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में लूप के अंदर लूप का डायरेक्शन है। तो बहुत ही सिंपल, V बराबर क्या होता है, IR, तो यानी कि 5I1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, यही लूप ऐसे इस तरह से आएगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा और करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल करंट का डायरेक्शन भी लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2I3। इसको आप क्या मान सकते हो, सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत ही सिंपल है, अब आपको देखिए इस लूप का तो आपने सारा कुछ लगा दिया, आपने केवीएल लगा दिया। अब दूसरा लूप देखना है, तो दूसरा लूप आपके पास क्या आ रहा है, BCDE तो मैंने यहां पे लिख दिया हूं फॉर द क्लोज्ड लूप BCDEB। इसके क्रॉस हम फिर लूप रूल को अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, देखिए डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो अगर इस लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस सेल के अंदर करंट किधर से किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। डेट मीन्स देखिए इस लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो रहा है, प्लस से माइनस आ रहा है। तो अगर किसी भी सेल के अंदर प्लस से माइनस के डायरेक्शन में करंट पास करेगा तो हमारा EMF क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -6 इज इक्वल टू, अब यहां पे डायरेक्शन देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -2I3। फिर यहां पे भी डायरेक्शन देखा जाए तो ये क्या है, ऊपर से नीचे है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3I2। अब ऑटोमेटिकली अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया हमारे पास, इस इक्वेशन को हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 3। चलिए हम थोड़ा रब करके, 6 इज इक्वल टू 2I3। हम कोशिश करते हैं इसी I2 को किस में कन्वर्ट कर दे, I1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। तो I2 के जगह आप लिखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू I3 माइनस I1, यानी कि जहां पे भी I2 है तो I2 के जगह वैल्यू क्या ले सकते हैं, I3 माइनस I1। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, I1 I3 में, और यहां पे भी I1 I3 में, तो दोनों को हम आराम से सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज 6 इक्वल टू क्या हो गया, 2I3 प्लस 3I3 माइनस 3I1। तो दिस इंप्लाइज 6 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, 2I3 प्लस 3I3 डायरेक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 5I3 माइनस 3I1। अब इस इक्वेशन को क्या मान सकते हैं आप, इक्वेशन 4 मान सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 और सेकंड को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो हम लिखेंगे नाउ, ऑलरेडी हमने क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 5I3 माइनस 3I1 है, तो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया 5I3 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये I1 और I3 के फॉर्मेट में है ताकि हमारा मैच कर जाए। तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, I3 के जगह I3 का वैल्यू रख दिया। तो हमने क्या लिख दिया, 2I3 और प्लस 5I1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 12। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो ऑलरेडी देखिए ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पहले I1 को ही एलिमिनेट कर दे, तो हमें साइन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं I1 को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +5 है। तो बहुत ही सिंपल, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्ट मेरा काम हो जाएगा। देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 25I3 माइनस क्या हो जाएगा, 15I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 6I3 प्लस 15I1 इज इक्वल टू 36। अब हम इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको साइन चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस और दूसरा प्लस में, तो वहां पे आप इक्वेशन को क्या करते हो, ऐड करते हो। लेकिन जहां पे हम नीचे में साइन चेंज करते हैं वहां पे उसका मतलब होता है इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे साइन बिल्कुल एक माइनस और एक प्लस में है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इजिली ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये बचेगा कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 66 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31i3। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर मैं i3 का वैल्यू निकालूं तो 66 अपॉन में क्या आ जाएगा 31, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया, i3 का वैल्यू मिल गया। i3 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 25 और 6 कितना हो गया 31। तो 31 i3 इज इक्वल टू कितना आ गया 66 अपॉन में 31। अगर हम इस i3 का वैल्यू, ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, कभी भी ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन में नहीं वैल्यू को डालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे i3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इजिली हमें क्या मिल जाएगा, i1 मिल जाएगा। और अगर हमें i3 और i1 मिल गया तो हम यहाँ पे i3 और i1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, i2 मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, i1, i2 और i3 का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखा देते, निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं पुट इन 4, आप यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ i3 इन 4। तो ऑटोमेटिकली फोर्थ इक्वेशन हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 5 इंटू i3 है तो 66 अपॉन में 31, माइनस हमारे पास कितना है 3i1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस 3i1 इज इक्वल बाय, ये क्या हो जाएगा 3 और 3 3 जा 9। अब देखिए आपके कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल आउट 3 से हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा, और 3 4 जा 12, 3 8 जा, यानी कि 48 अपॉन में क्या आ गया 31। दिस इंप्लाइज कहीं ना कहीं मुझे i1 का वैल्यू क्या मिल गया 48 अपॉन में 31। अब आप एक इक्वेशन जानते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या देखा था, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था i3। तो दिस इंप्लाइज आपने यहाँ से i3 कितना फाइंड आउट किया 66/31। तो आप देखिए, और i1 हमारे पास कितना आ गया 48, यानी कि यहीं से देखिए i2 अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं i3 माइनस i1। तो बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा i2 इज इक्वल टू i3 हमारे पास कितना है 66 अपॉन में 31, माइनस i1 कितना है हमारे पास 48 अपॉन में 31। ऑलरेडी एलसीएम हमारे पास 31 है, डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए। तो 16 में से 8 चला गया, कितना बचेगा 8, यहाँ पे 5 5 4 डायरेक्ट 1, यानी कि हमारे पास जो i2 का वैल्यू आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 18 अपॉन में 31। तो ऑलरेडी आपने देखा कि लूप रूल को हम लोग लूप रूल के ऊपर हमने न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया। तो हमने i1 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, i2 का भी फाइंड आउट कर लिया और i3 का। तो कहने का